जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की सेल ऑफ गुड्स एक्ट की क्वेश्चन आंसर राइटिंग सेशन है। आज की क्लास में हम आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस को लिखवाएंगे। हम लोग उसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको कैसे करके आंसर करना चाहिए। हमने आपसे कई बार कहा है कि लॉ को अगर सही तरीके से आप समझना चाहते हैं तो आप उसको लिख करके भी देखिए कि आप ढंग से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। कई बार चीजें याद हो जाती हैं बट उसको लिख नहीं पाते हैं। तो आप आज के सेशन में मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को लिख करके देखिए। ये मैंने आपके साथ में एक बुकलेट शेयर किया है जिसमें आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के भी क्वेश्चंस दिखाई देंगे। कौन से पेज नंबर से हैं? पेज नंबर 28 से आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। पेज नंबर 28, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। अराउंड 28 या 30 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर में, जो कि हम लोग देखेंगे। सारे क्वेश्चंस लिख करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक कुछ हमने ऑलरेडी आपके साथ कर भी रखा है ना। चलिए, हम आज आपके साथ में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ऑल्दो नीचे आपको आंसर्स मिल जाएंगे बट हम लोग लिख करके अपने तरीके से प्रैक्टिस करेंगे एक बार दोबारा से, ठीक है। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच when goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return or other similar terms, the property therein passes to the buyer। यानी कब, जब आप अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं या फिर सेल या रिटर्न बेसिस पे बेचते हैं तो प्रॉपर्टी कब पास ऑन होती है। When does the property pass on? तो आमतौर पे बताइए इसमें प्रॉपर्टी कब पास ऑन होती है। When it is on sale or return basis, तो प्रॉपर्टी कब पास ऑन होती है? बोलिए। प्रॉपर्टी passes on when the buyer approves the sale। ठीक है, बायर कहते हैं, जैसे मैंने आपसे एक गुड लिया, आपने कहा कि सर पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। तो कब प्रॉपर्टी पास ऑन होती है? जब हम बायर इसको अप्रूव कर दें कि हाँ आई एक्सेप्ट द गुड्स। नंबर 2, जब हम उन गुड्स को एक लॉन्ग पीरियड तक रिटेन कर लें, एक रीजनेबल टाइम से ज्यादा रिटेन कर लें, हफ्ता 10 20 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, हमने उसको रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब कि हमने उसको अप्रूव कर दिया कि हाँ हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। नंबर 3, ये तब भी हो जाएगा व्हेन द बायर डजंट एक्ट इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसे किसी और को बेच दें या किसी और को मॉर्गेज कर दें, जैसे मैंने तुमसे लिया, हमने कहा देखो पसंद आएगा तो हाँ बोल देंगे, और हमने इसी दौरान इसे किसी और को बेच दिया या किसी और को गिरवी रख दिया, इसका मतलब मैंने आपकी सेल को अप्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। तो ये 3 तरीके होते हैं सेल और अप्रूवल बेसिस में। ये 3 तरीके होते हैं। क्या क्या 3 तरीके होते हैं? सबसे पहला तरीका होता है जब, आइए इसको हम लोग लिखें। एक सेकेंड, पहले पूरा क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। पहले यहां तक पढ़ा, हमसे कह रहा है कि पहले बताओ कब कब ट्रांसफर होगा, ये हम लोग जवाब दे देंगे। दूसरा हमसे कहता है कि मिस प्रीति ओन्ड अ मोटर कार विच शी हैंडेड ओवर टू मिस्टर जोशी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। आफ्टर 1 वीक मिस्टर जोशी प्लेज्ड द मोटर कार टू मिस्टर गणेश। इसका मतलब बताओ, गिरवी रख दिया इन्होंने किसके पास? मिस्टर गणेश के पास। तो ये बताइए इनका ये एक्टिविटी क्या सिग्निफाई करता है? एक्सेप्टेंस। मिस प्रीति नाउ क्लेम्स बैक द मोटर कार फ्रॉम मिस्टर गणेश। मिस प्रीति कह रही है मिस्टर गणेश मेरा ये मोटर कार वापस करिए, ये तो हमने मिस्टर जोशी को दिया था। तो बताइए क्या मिस्टर गणेश सक्सीड सॉरी क्या मिस प्रीति सक्सीड होगी? नहीं।
अब इसको भी मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कि कैसे करके लिखना चाहिए। रेफरिंग टू द प्रोविजंस डिसाइड एंड एग्जामिन व्हाट रिकोर्स इज अवेलेबल टू मिस प्रीति। मिस प्रीति के पास क्या रिकोर्स अवेलेबल है ये आपको बताना है। तो मिस प्रीति का तो सामान बिक गया ना, अब वो केवल क्या कर सकती है, पैसा मांग सकती है। तो उसके पास क्या रिकोर्स होगा, टू स्यू फॉर प्राइस। बोलो क्या, स्यू फॉर प्राइस, मतलब केस फाइल कर सकती है वो प्राइस रिकवर करने के लिए। ठीक, लिखते हैं। कोई बात नहीं, एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। मेरी भी हालत आप लोगों के जैसी हो गई कि जहां पे जगह दिखाई दे जिस फाइल में वहीं पे लिख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कौन सा क्वेश्चन नंबर है। अब आप लोग इसी के रेफरेंसेस से, आप लोग भी खुद भी जब प्रैक्टिस करी तो उसके रेफरेंसेस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर नंबर 6। आप लोग को एक बार फिर से सिखा रहे हैं। लॉ में आप लोग जब टेस्ट भी देना ना तो इसको प्रैक्टिस करना। लॉ में हमेशा जब भी आंसर लिखा जाएगा तो एक नए पेज से लिखा जाता है नया आंसर। यू आर अलाउड टू यूज ओनली ब्लैक पेन, आप केवल ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। और जो भी आंसर आप लिखते हैं उसको प्रेफरेबली बीच में हेडिंग दे करके लिख देना चाहिए कि हाँ दिस इज आंसर नंबर 6। अगर कोई सब पॉइंट है, जैसे मान लो पॉइंट नंबर 1 है, तो यहां पे आप ऐसे लिख करके लिख सकते हो पॉइंट नंबर 1। यहां पे तो सिर्फ आंसर 6 है तो ऐसे करके लिखेंगे। तो अब देखिए यहां पे जो सेक्शन नंबर है प्रॉपर्टी के पास होने का ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ये सेक्शन है 24। अगर आपको सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम लोग उसको ऐसे करके लिख लेते हैं। अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, अभी फिलहाल तो एक बार अपने को ध्यान है तो हम लोग लिख लेते हैं ब्रैकेट में सेक्शन 24। द प्रॉपर्टी इन गुड्स passes to the buyer on approval, या सेल और रिटर्न बेसिस कर लेते थे, इसको ऐसे लिख लीजिए ऑन सेल और रिटर्न बेसिस in the following circumstances. In the following circumstances. If buyer signifies, इसके लिए वर्डिंग होता था signifies his assent to sale. If buyer signifies his assent to sale of goods. Point number 2, if he retains the goods beyond a specific time, या तो भाई स्पेसिफाइड हो
कि हफ्ते भर में बता देना, हफ्ते भर के बाद रखे तो फिर हो जाएगा सेल बियॉन्ड अ स्पेसिफिक टाइम, या तो फिर अगर कोई टाइम अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो और लिखा मैंने ये, और रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम। और तीसरा क्या, इफ बायर डजन एक्ट इक्विवेलेंट टू या इक्विवेलेंट टू सिग्निफाई सेल, क्या वर्डिंग इस्तेमाल करना चाहिए? इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, equivalent to acceptance of goods. For example, if he disposes, transfers or pledges, है ना, disposes, transfers or pledges the goods to a third party, comma, the property passes to buyer. ठीक है बात? अच्छा चलो, ये हो गया अपना। अब हमसे कह रहा है कि वो मिस प्रीति, और क्या क्या नाम था, मिस प्रीति ओनर थी, किसको दे रही थी? मिस्टर जोशी को, और मिस्टर जोशी ने इसको किसको प्लेज कर दिया? मिस्टर गणेश को। अब देखो ये था मेरा प्रोविजन, अब हम बार बार थोड़ी ना प्रोविजन लिखेंगे, अब हम इसी के हिसाब से क्या लिख देंगे अपना, फैक्ट्स और कंक्लूजन। अब हम यहां पे लिखते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। हाँ हाँ, बस प्रोविजन में जो लॉ का रहता है, प्रोविजन जो डेफिनेशन आप कह रहे हो वही लिखते हैं, ठीक है। लिखिए फैक्ट्स इन द गिवन केस मिस प्रीति gave a motorcycle to whom? Mr. Joshi on approval or return basis. Mr. Joshi has pledged the motorcycle to Mr. Ganesh. Now, who wants to recover? Wants to क्या? Recover the motorcycle. अच्छा देखो, जब भी कंक्लूजन लिखिए तो हम बार बार सिखाते हैं क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो। तो क्वेश्चन में कैसे पूछा है, विल मिस प्रीति सक्सीड इन हर इंटेंशन, यही था ना सवाल। विल शी सक्सीड, क्या वो सक्सीड करेगी? हम लोग लिखेंगे नो, मिस प्रीति विल नॉट सक्सीड। इन recovering the motorcycle as pledging of motorcycle
बाय मिस्टर जोशी टू मिस्टर गणेश is equivalent to approval of sale. Hence, property has passed to whom? To Mr. Ganesh. अच्छा देखो, लेकिन यहां पे सिर्फ खत्म नहीं हुआ था, हमसे पूछ रहा था कि क्या रेमेडी है, क्या पूछ रहा था, क्या रेमेडी है किसके पास, मिस प्रीति के पास, उसके पास क्या रेमेडी है, शी कैन स्यू फॉर प्राइस ओनली। लिखिए, देखो इसको नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं ताकि एग्जामिनर समझ सके, हाँ एक कंक्लूजन ये लिखे, अगला कंक्लूजन ये लिख रहे हैं, Miss Preeti can sue for price only as the property has passed. हाँ, ये उसने किसको बेचा है, तो गणेश के ऊपर केस करेगा। नहीं, उसने जोशी को बेचा है, गणेश ने तो उसको गिरवी रख दिया ना। स्टूडेंट्स इन द लाइव सेक्शन, कम ऑन प्लीज कंफर्म, क्या ये क्लियर हुआ? ये आ गया सबको पक्का? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सबने लिख लिया ना? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फॉर दी, आई थिंक ये वाला लिखा भी था ना हम लोगों ने, लिखे हैं इसको, लिख चुके हैं ना, ये वाला भी लिख चुके हैं, 10 वाला ये भी हो चुका है। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, सूरज सोल्ड हिज कार टू सोहन फॉर ₹75,000। आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फैक्शन सोहन पेड 25,000। सूरज ने अपनी कार बेची किसको, सोहन को 75,000 में, और सोहन ने इंस्पेक्शन करके 25,000 रुपीज दे भी दिया और कार की पोजीशन ले लिया, एंड टुक द पोजीशन ऑफ द कार and promised to pay the remaining amount within a month. Later on, Sohan refuses to give the remaining amount on the ground that the car was not in a good condition. Advise Suraj as to what remedy is available to him against Sohan. अब देखो क्या है, पहले आप ये समझिए कि रेमेडी कौन मांग रहा है, सूरज मांग रहा है कि सोहन मांग रहा है? एडवाइस सूरज, यानी सूरज जो है रेमेडी मांग रहा है। सूरज कौन है, सेलर या बायर? सूरज को पैसा नहीं मिला है तो ये क्या हो गया है, अनपेड सेलर। तो देखो जब हम लोग ऐसा सवाल पढ़ोगे ना, आप जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सवाल पढ़ोगे तो कई बार आपके दिमाग में चलेगा केवीए टेम्पेटर हो सकता है, लेट द बायर बिवेयर या बाकी चीजें, एक बार पढ़ के लग रहा था, लेकिन अंत में देखो आकर के क्या पूछा, अंत में आकर के आपसे पूछा कि कार अच्छी कंडीशन में नहीं थी तो क्या रेमेडी है इसके पास, ये बताओ।
तो जब उससे हमसे लास्ट लाइन जब मैंने पढ़ा रेमेडी पूछ रहा है, तो रेमेडी किसके लिए? ऑफ एन अनपेड सेलर। अच्छा, अनपेड सेलर की रेमेडी दो तरीके से हम लोग निकालते हैं। पहला, तब जब तक प्रॉपर्टी पास नहीं हुई, यानी मैंने आपको उसका मालिक नहीं बनाया, तो हम अपने पास गुड्स को कब्जा करके रख सकते हैं, आपसे छीन सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि दे दिया तो छीन लेंगे, रास्ते में है तो रोक देंगे, डिलीवरी नहीं करेंगे, किसी और को बेच देंगे। लेकिन एक बार मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, व्हेन द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड, अब मेरे पास कौन कौन सी रेमेडी बच जाती है? सबसे पहला रेमेडी, सूट फॉर प्राइस, प्राइस के लिए केस कर दो। दूसरा, वो डिले लगा रहा है तो सूट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए क्लेम करो। कहो कि भाई आप जितना डिले लगाओगे तो मेरा उसमें ब्याज का भी तो नुकसान होगा, उसको क्या कहेंगे? सूट फॉर इंटरेस्ट। तो ये सारी रेमेडीज इनके पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। अच्छा ये बताओ, पहले ये बताओ, क्या सोहन इसको रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सोहन इसको रिजेक्ट करने की पावर रखता है कि नहीं रखता है? हां, नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि जब भी बायर पूरे इंस्पेक्शन के बाद गुड्स को खरीदता है तो फिर सेलर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर बाद में उसमें कोई डिफेक्ट निकल भी आए तो। अगर बायर पूरे इंस्पेक्शन करके गुड्स को खरीदता है तो बाद में अगर उसमें कोई डिफेक्ट निकल भी आए तो सेलर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब आइए पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या सेक्शन हम लोग कोट कर सकते हैं। एक बार देखिएगा साथ साथ में, फिर हम आपको अपने तरीके से लिखवाएंगे भी। एन अनपेड सेलर हैज द राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर प्राइस अगेंस्ट द बायर पर्सनली। अब देखो, जहां पे सूट फॉर प्राइस वाला सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, सूट फॉर प्राइस हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो सूट फॉर प्राइस में क्या सिर्फ इतना पढ़ा था कि अ बायर कैन स्यू द अ सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस? नहीं, उसको बकायदा हम लोग ने बाइफरकेट करके पढ़ा था। कैसे पढ़ा था आइए दिखाते हैं। ये रहा, लास्ट में चुपके बैठा है, ये रहा। राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, सूट फॉर प्राइस। An unpaid seller can claim for the price for which goods have been sold. It is available only when the property and goods have transferred to the buyer and buyer wrongfully neglects to pay the price. When price is payable on a certain day and the buyer refuses to pay on that day. तो ये पूरा का पूरा सेक्शन हमको कोट करना पड़ेगा या प्रोविजन कोट करना पड़ेगा हमको। ये था किस चीज के लिए? सूट फॉर प्राइस। इसका सेक्शन नंबर है सेक्शन 55। हम कहते हैं सब नहीं याद करेंगे, कुछ कुछ जो एटलीस्ट हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं उन सबका तो याद कर सकते हैं ना। तो यहां पे इसका सेक्शन आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो, यहां पे भी मेंशन कर सकते हो। अभी हम लोग आंसर लिखेंगे तो उसमें भी मेंशन कर लेंगे। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 55। अब हमने आपको इतने सिंप्लीफाइड ढंग से लिखवाया है, बुक में थोड़ा और एक्सटेंडेड करके आपको दिखाई देगा। Where under a contract of sale the property in goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods. Where under a contract of sale the price is payable on a certain day irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price, the seller may sue him for price. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या कर सकता है वो? इंटरेस्ट के लिए स्यू कर सकता है, इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, या फिर कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, यानी अगर केस फाइल करता है तो उसके लिए भी वो जो खर्चा लगता है उसको रिकवर करने के लिए केस फाइल कर सकता है। आइए इसको लिखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। लेट अस राइट डाउन आंसर 14। एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एग्जाम में अगर सेक्शन के लिए कंफर्म ना रहो तो सेक्शन मत लिखना, ठीक है।
ये हम आपको इस तरीके से इसलिए लिखवा रहे हैं, ये सोच करके कि अगर आपको सेक्शन नहीं भी याद रहता तो आप ऐसे लिख सकते हो। आप ब्रैकेट में लिख दे रहे हो यहां पे सेक्शन 55, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 55, अ सेलर, एक सेलर या फिर एक अनपेड सेलर, एन अनपेड सेलर में sue the buyer for price in the following circumstances। दो केसेस में केस फाइल कर सकता है। पहला बताओ क्या, सबसे पहला क्या, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज ट्रांसफर्ड टू द बायर एंड द बायर wrongfully neglects to pay the price। refuses और neglects दो चीजें थी ना, दो वर्डिंग्स थे, एक था refuses या फिर neglects। लिखिए, when the property in goods has transferred to the buyer and the buyer wrongfully refuses or neglects to pay the price of goods और दूसरा क्या सिचुएशन था, when the price is payable on a certain day, when the price is payable on a certain day and the buyer refuses to pay on that day, comma, the seller may sue the buyer for price। ठीक है, अच्छा ये तो मेरे ख्याल से एक रेमेडी है, दूसरी रेमेडी क्या है, स्यू फॉर इंटरेस्ट, है ना, स्यू फॉर इंटरेस्ट। एक लाइन छोड़ करके फिर लिख रहे हैं, एन अनपेड सेलर may also sue for interest on remaining amount।
और देखो इसमें और दो रेमेडीज लिखी हुई थी, उसको भी हम लोग याद कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी पीरियड, यानी जब सूट पेंडिंग है तब का इंटरेस्ट, और जो लिटिगेशन का एक्सपेंस लग रहा है, लिटिगेशन मतलब केस फाइलिंग का एक्सपेंस लग रहा है, वो सब भी हम बायर से रिकवर कर सकते हैं। और इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, और लिटिगेशन एक्सपेंसेस। लिटिगेशन एक्सपेंस के लिए उन्होंने वर्ड क्या यूज किया था यहां पे? कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। अच्छा, ये बस प्रोविजन पूछा था कि केस स्टडी के तौर पे पूछा है? तो उसको हम लोग वैसे आंसर करेंगे। यहां तक लिख लिया? अब देखो हमसे क्या पूछा है, एडवाइस सूरज एज टू व्हाट रेमेडीज अवेलेबल टू हिम अगेंस्ट सोहन। तो देखो ये हो गया, फिर उसके बाद यहां पे फैक्ट्स करके भी लिख सकते हैं, या सीधे सीधे हम कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्स करके भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। चलिए फैक्ट्स लिख ही देते हैं। फैक्ट्स in the given case, किसने किसको बेचा है? सूरज हैज सोल्ड कार ना, कार टू सोहन for ₹75,000, out of which ₹50,000, 25,000 की नहीं, 25,000 तो अभी पे हुआ था ना, 50,000 was payable after 1 month, ₹50,000 was payable after 1 month. $50,000 was payable after 1 month, comma, Sohan refuses to pay after a month. Conclusion, Suraj will have the following remedies as an unpaid seller. ये रेमेडीज होंगी उसके पास। पहला क्या? sue फॉर प्राइस। दूसरा sue फॉर, यहां पे डैमेजेस नहीं, सूट फॉर इंटरेस्ट। और तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। बस इतना काफी है। ऊपर हमने लिख भी रखा है ना, नीचे बस उसी को समरी बना के लिख दिया। डन एवरीबॉडी? चलो ये हो गया। ये वाला पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 15। J, the owner of a car, wants to sell his car.
फॉर दिस पर्पस ही हैंड्स ओवर द कार टू पी अ मर्केंटाइल एजेंट। इसको पढ़ते ही हमको एक सेक्शन याद आता है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय नॉन ओनर्स, याद है? सेक्शन 27 का पहला प्रोवाइजो जो इसके अंदर में हम लोग पढ़े थे, एक्सेप्शन टू सेक्शन 27 करके पढ़े थे, एक्सेप्शंस में पढ़े थे, हमने आपको लिखवाया भी अलग से, ये हमने आपको पूरा का पूरा पॉइंट्स अलग से लिखवाए कॉपी में नोट्स के तौर पे। तो देखो क्या लिखा है, चलो वापस से सवाल पे आते हैं। जे ओनर है और वो अपनी कार बेचना चाहता है, इसके लिए वो कार किसको थमाता है? पी को। पी उसका मर्केंटाइल एजेंट हो गया फॉर सेल एट अ प्राइस नॉट लेस देन 50,000। वो कहता है कि 50,000 से कम में मत बेचना। द एजेंट सेल्स द कार फॉर 40,000। ए हु बाइज द कार इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड, यानी उसको कौन खरीद लेता है? ए खरीद लेता है, लेकिन ए को पता रहता है कि इसमें फ्रॉड कर रहा है इसका एजेंट? नहीं, ए को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ए हु बाइज द कार इन गुड फेथ एंड विदाउट एनी नोटिस ऑफ फ्रॉड। अच्छा, पी उस पैसे को हेर फेर भी कर देता है। पी मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी ऑल्सो। नाउ जे sues ए टू रिकवर द कार, डिसाइड गिवन रीजंस वेदर जे वुड सक्सीड। आप लोग केस स्टडी समझे कि नहीं समझे? केस स्टडी क्या है? मान लो हम मालिक हैं, हम अपनी कार किसी और को थमाते हैं, आयुष को थमाते हैं कि तुम इसको 50,000 से कम में मत बेचना। आयुष इसको बेच आता है 40,000 में और 40,000 रुपए लेकर के फरार भी हो जाता है। तो ये बताइए कि जिसको कार बेचा गया, क्या उससे अब हम वो कार रिकवर कर सकते हैं? नहीं। तुम लोग का मन भी यही कह रहा है कि नहीं कर सकते। क्यों? उसकी क्या गलती? इसने खरीदा, उसकी क्या गलती? यही ना चल रहा है मन में। वो तो गुड फेथ बोनाफाइड खरीद रहा है। तो हमने कंडीशंस क्या क्या लिखवाई थी, एक बार अपने नोट्स में से चेक करना चाहेंगे। हमने आपको जो लिखवाया था वही सेम शब्दों को एक बार हम आपको पढ़वाना चाहेंगे। कोई बात नहीं, रुकिए। सही हुआ? उठिए एक बार। स्टैंड पे चलिए, ओके। देखिए, इसमें हमने आपको लिखवाया है सेक्शन 27। देखो कितने बढ़िया ढंग से हम लोगों ने लिखा है। सेक्शन 27 में मैंने आपको पहले लिखवाया कि ऑर्डिनरली अ पर्सन में ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द गुड्स इफ ही इज द ओनर ऑफ इट। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज नॉट पॉसिबल बाय नॉन ओनर, नेमो दैट क्वाद नॉन हैबिट। याद है? जो आप जिस चीज के मालिक नहीं हो, आप उसको बेच नहीं सकते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था कि आपका एजेंट आपके बिहाफ पे गुड्स को बेच सकता है। तो एन एजेंट में ट्रांसफर, मैंने आपको लिखवाया भी है प्रोवाइजो टू सेक्शन 27। तो इफ एन एजेंट में ट्रांसफर द टाइटल ऑफ गुड्स, इफ एजेंट हैड द पोजेशन ऑफ गुड्स या एजेंट हैड द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, द सेल इज मेड विद इन इट्स अथॉरिटी एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके अथॉरिटी के अंदर था बेचना। भाई 40,000 में बेच दिया तो वो धोखाधड़ी कर रहा है, वो अलग है, लेकिन बेचना तो उसकी अथॉरिटी में था एंड इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और बायर ने उसको एक्वायर किया है गुड फेथ में। तो क्योंकि इस दिए गए सवाल में ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड सेल। तो क्या जे सक्सीड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्लियर है बात? विद डिसरिगार्ड टू, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने क्या किया, मर्केंटाइल एजेंट को भी समझाया है। इतना ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यानी आंसर 15 अपने तरीके से लिखते हैं। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन प्रोवाइजो टू सेक्शन 27, आंसर 15। पहले देखो, अगर नॉर्मल केस स्टडी मैंने आपको लिखना कैसे सिखाया, पहले लिखते हैं प्रोविजन, फिर लिखते हैं फैक्ट्स, फिर लिखते हैं कंक्लूजन। पहले हम यहां पे लिख रहे हैं प्रोविजन।
as per section 27 of Sale of Goods Act 1930, ordinarily the sale of goods by a non-owner is not possible, but there are certain क्या चीज exceptions to it. As per प्रोवाइजो का मतलब ही होता है एक प्रकार से एक्सेप्शन, यानी ये इसके ऊपर सेक्शन 27 अप्लाई नहीं करेगा. एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 27, सेल बाय अ mercantile agent will be considered valid if अब देखो उसको बुलेट्स बना करके लिख दे रहे हैं, पॉइंटर्स उतना लिखने में अच्छा नहीं लगेगा. इफ द मर्केंटाइल एजेंट was in possession of goods or the document of title of goods, such sale is within the authority and in the usual course of business. और एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या बायर को पता था धोखाधड़ी का, and the buyer acquires the good in buyer acquires the goods in good faith. अब यहां पे लिखते हैं फैक्ट्स. इतना प्रोविजन डिस्कस करते करते हम क्वेश्चन ही भूल गए. यही था क्वेश्चन. हाँ, जे द ओनर वांट्स टू सेल हिज कार. अच्छा, मर्केंटाइल, हाँ याद आ गया. जे हैंड्स ओवर हिज कार टू पी. ये कौन है पी? मर्केंटाइल एजेंट. पी sells the car
टू, किसको बेचता है ये? ए को, एंड अब देखो कितने में बेचा, कुछ भी किया, उससे क्या लेना देना है? मिस अप्रोप्रिएट्स द मनी। हमसे कंक्लूजन क्या पूछ रहा था? एक बार सवाल देखना और बताना हमसे कंक्लूजन क्या पूछ रहा था। अच्छा यही फैक्ट्स में लिख दें, जे वॉन्ट्स टू, क्या करना चाहता है जे? रिकवर द कार। जे वॉन्ट्स टू रिकवर द कार। क्या वो रिकवर कर पाएगा? जे कैन नॉट रिकवर द कार। कंक्लूजन की पहली लाइन में साफ कर दो कि भाई ये इसका आंसर है, फिर उसके बाद समझाओ उसके बारे में। समझ गए? एग्जामिनर को इससे कम जोर पड़ता है। तुम एग्जामिनर के नजरिए से सोचो, तुम मेरे नजरिए से सोचो कि हम कॉपी चेक कर रहे हैं ना, तो हम बस कुछ स्पेसिफिक चीजों को खोज रहे हैं और उन चीजों को खोज करके बस अपना काम बना करके आगे बढ़ते हैं। समझ गए? एग्जामिनर कुछ चीजों को खोज रहा है, उसको वो उतना देख करके काम बना करके आगे बढ़े, तो उसको वो चीजें एकदम सामने सामने दिखाओ। हाँ देखो ये है, ये ऐसे ऐसे करके नहीं कर पाएगा। बहुत यदि कई लोग क्या करते हैं ना, अरे सर वो 5 नंबर का सवाल था, बस एक ही पन्ना भराया था, ऐसे कैसे छोड़ देते? कम से कम 1.5-2 पन्ना तो लिखना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने पिछला वाला सवाल लिखा था, वो आपके एक पन्ने में आ गया था ना आराम से। ये भी आप देख रहे हो लगभग आपका एक पन्ने में आ गया आराम से। अब ये 5 नंबर का भी सवाल आएगा तो क्या दिक्कत है? 4 नंबर 5 नंबर, इसमें आपको ये नहीं कि बहुत ज्यादा भरना रहता है, ये आपको लिखना होता है कंटेंट, टू द पॉइंट। ठीक। जे कैन नॉट रिकवर द कार एज सेल बाय इट्स एजेंट P will be considered a valid sale. This is because क्या? All the above conditions have been क्या? Satisfied. All the above conditions have been satisfied. सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई हैं। क्लियर एवरीबॉडी? चलो और क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल देख रहे हो, क्या है ये? नेमो दैट क्वाद नॉन हैबिट, नन कैन गिव और ट्रांसफर व्हाट ही डज नॉट himself own. What he does not one himself own. जो आपका नहीं है आप उसको बेच नहीं सकते। Explain the rule and state the cases in which the rule does not apply under the provisions of the Sale of Goods Act 1930. अब देखिए इसके अंदर में क्या है कि एक पॉइंट तो अभी हम लोगों ने लिखा, बताओ क्या? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। लेकिन इसके अलावा और भी पॉइंट्स थे। ये सवाल आपको क्यों पढ़वा रहे थे? क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चंस आपके 6 नंबर के 8 नंबर के आते हैं, तो ऐसा एक प्लेन सा थियोरेटिकल सवाल भी आ सकता है 6 नंबर या 8 नंबर के लिए कि बताओ इसका क्या आंसर होगा। अच्छा आपको मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया था, आपको इसमें भी पता है, पूरा बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के होंगे।
यानी हम ये नहीं बता सकते कौन कौन सा क्वेश्चन होगा स्पेसिफिकली, लेकिन क्वेश्चन नंबर में कौन कौन सा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का होगा वो बता सकते हैं। बताया मैंने आप लोगों को कभी? नहीं बताया? आओ देखो, देखिए एक बार आप लोग लिखिएगा, चलिए हम भी आप लोगों को लिखवाते हैं पूरा, एक जगह पे लिखिएगा पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 6 लॉ के अंदर में। अच्छा, लॉ का पेपर कितने मार्क्स का होता है? लॉ होता है आपका 60 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का क्या होता है? बीसीआर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 कंपल्सरी होता है, यानी हर किसी को क्वेश्चन 1 तो अटेंड करना ही है, एंड क्वेश्चन 2 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से आपको कोई 4 करने होते हैं। अटेम्प्ट एनी 4 फ्रॉम द रिमेनिंग 5। क्वेश्चन 1 का जो पहला पार्ट, क्वेश्चन 1 में आप देखोगे 4 नंबर के आपके कितने सवाल हैं? 3 सवाल हैं, 4, 4, 8 और 4, 12। इसमें 1 का जो ए वाला पॉइंट है वो किससे है? ये है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो 1 का ए लिख लीजिए एक बार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, शॉर्ट में लिख दिया करेंगे इसके बाद से हम लोग आईसीए। और 1 का जो बी है, 1 का जो बी है ये है कंपनीज एक्ट से, कंपनीज एक्ट। और 1 का जो सी है ये होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। ये 4 नंबर ईच। ठीक, यानी 60 में से 12 खत्म, कितना बचा? 48। 12 12 नंबर के वो सब भी 4 क्वेश्चन। ठीक, यानी 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अच्छा, फिर इसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी 2 का जो ए पार्ट है देखो वो 7 नंबर का है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। और जो बी पार्ट है, अच्छा देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या पूछा है? डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स एंड इट्स अप्रोप्रिएशन एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो अनसर्टेन गुड्स कैसे कैसे करके बिक सकते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा है, कि अगर कुछ मेजरमेंट करना बाकी है तो मेजर करने के बाद, या अगर वेट करना बाकी है, इट शुड बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। अच्छा, 2 का ए किस चीज से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और बी किससे है? एलएलपी। 2 का ए किससे हो गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कितने मार्क्स का था? 7 मार्क्स। और बी किससे हो गया? एलएलपी। ये कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स। 3 का, 3 का ए देखो है इंडियन पार्टनरशिप 6 मार्क्स, और जो बी है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6 मार्क्स। ए है पार्टनरशिप एक्ट, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। और बी, बी किससे था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। 4 का, ए है किससे?
Sale of goods. What are the rights of unpaid seller in context to resale the goods under Sale of Goods Act? पढ़े, right to resale 6 मार्क्स, और पार्टनरशिप एक्ट का एक और सवाल है, कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 6 मार्क्स, पार्टनरशिप एक्ट कितना मार्क्स? 6 मार्क्स। लिखा आप लोगों ने यहां तक? पांचवा सवाल, ये एक लंबा चौड़ा सवाल है, किसका? सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। अभी आपको पढ़ के भी चलो बताएंगे कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स। और उसके बाद एक सवाल है कंपनीज एक्ट का, बी वाला, 4 और 2 6 मार्क्स। तो 5 का ए कितने मार्क्स, और बी कंपनीज एक्ट कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 6, ए कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। किससे है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 5 मार्क्स। पार्टनरशिप एक्ट बताओ? 4 मार्क्स। बी वाला था पार्टनरशिप का, 4 मार्क्स। और सी वाला है कंपनीज एक्ट का, 3 मार्क्स। यही पैटर्न आपका मोर और लेस हर एक पेपर में रहेगा, यही पैटर्न रिपीटेडली हर एक पेपर में रहेगा। समझ गए? यही फॉलो किया जा रहा है काफी समय से। अनटिल अनलेस आपकी किस्मत बहुत खराब हो, इस पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बताना अब मेरे को गिन करके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो गए? गिन लो। 5, 6 11, 7 18 और 4 22 आ रहा है मेरी गिनती में, 22 नंबर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कितना हो गया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कितना हो गया? 6 6 12 और 4 16। बताइए पार्टनरशिप एक्ट से कितना हो गया? 4 and 6 10, नहीं 4 और 6 10 और 6 16। बताइए एलएलपी से कितना है? एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, और इसके बाद आखिरी एक चैप्टर और था कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट से कितना है? हाँ 19, 3 6 9 और 4 13। तेरह नंबर का, 13 मार्क्स का। टोटल आप देखेंगे कि कितना आ जाएगा? 72 मार्क्स। लेकिन सर पेपर तो 60 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन ऑप्शनल हो जाता है ना। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये है आपके पेपर का पैटर्न। ऑब्वियसली आप ये समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शनल में क्या है? पार्टनरशिप और एलएलपी। लेकिन पार्टनरशिप से भी 16 नंबर का सवाल है, और एलएलपी इतना आसान सा चैप्टर है कि उसको वैसे भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे आपको छोड़ना कुछ नहीं है, ये बस हम आपको आपके पैटर्न के लिए, आपके दिमाग की सेटिंग के लिए बता रहे थे कि देखो ऐसे ऐसे करके, नहीं तो आप लोग बुद्धि चलाने लगते हो। तो आप लोग इससे पहले कि बुद्धि चलाओ, हम ऑलरेडी उन चीजों को आपको सॉर्ट आउट करके देते हैं कि देखो ये एग्जाम का पैटर्न है। 6 क्वेश्चंस आते हैं, पहले से दिमाग में फिट रहेगा। 6 क्वेश्चंस आते हैं, 5 करना है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। और इस प्रकार का पैटर्न है, हर एक चैप्टर से आपको इस प्रकार से सवाल दिखाई देंगे। एलएलपी से लेकिन एक ही सवाल दिखाई देगा
बाद बाकी चैप्टर से दो दो तीन तीन सवाल दिखाई देंगे, और छह छह नंबर के सवाल होंगे, पांच पांच नंबर के सवाल होंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक बहुत बड़ा सवाल, 7 नंबर का भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो करना क्या चाहिए, सारे टॉपिक्स तैयार करके जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ, और देखो फिर फायदा कहां पे मिलेगा। हो सकता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये 7 नंबर वाला सवाल ना आ रहा हो, एकदम ही ना आ रहा हो, तो उसको छोड़ दो। हो सकता है कि आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाला 6 नंबर ये तो आ रहा था, हो सकता है कि ये वाला नहीं आ रहा था, ये तो थ्योरी ये वाली पढ़ी के नहीं गए थे हम, तो इसको छोड़ दो। तो उस बेनिफिट के लिए है आपके पास ये ऑप्शन, कि अगर आपने सब पढ़ा और एकदम नहीं ध्यान आ रहा है, या कोई एक टॉपिक एकदम छूट ही गया, अलग से ही कोई टॉपिक आ गया जो एकदम पढ़ना ही नहीं था, वैसा वाला कोई टॉपिक आ गया, तो उस चीज के लिए ऑप्शन आपको फिर फायदा करेगा। समझ गए बात को। लेकिन अगर आप पूरा पढ़ के जाओगे तो आप पेपर देख सकते हो, कोई इतना टफ नहीं है कि इसमें आपको दिक्कत हो। नोटेड एवरीबडी। इसको अपने बुक में भी कहीं पे फ्रंट में नोटेड, जैसे हमने हमने अभी आपको संजीवनी दिया है ना, इसमें भी कहीं पे आप नोट करके इसको रख सकते हो, क्योंकि जब जब आप प्रैक्टिस करोगे, इसको पढ़ोगे ही, इसको भी आप रेफर कर सकते हो। हम आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे थे ना दिसंबर 2022 का, बड़ा अच्छा सा सवाल था, देखो जरा सा इसको, दिख रहा है? अरे बोलो, नहीं दिख रहा है तो दिक्कत है। अभी दिख रहा है? देखिए ध्यान से क्या लिखा है। हाँ गुड। तो मिस्टर के विजिटेड मेजर्स मकराना मार्बल्स for the purchase of marbles and tiles for his newly built. He asked the owner of the above shop, Mr. J, to visit his house prior to supply so that he can clearly ascertain the correct mix and the measurement of the marble and tiles. उसने कहा कि भाई घर आकर के देख लो, समझ जाओ कि कैसा मार्बल कैसा टाइल देना है। Mr. J agreed and visited the house on the next day. He inspected the rooms in the first floor and the car parking space. Mr. K insisted him to visit the second floor as well because the construction pattern was different. Mr. J ने इग्नोर किया, अरे ठीक है वही होगा। Mr. J supplied 146 blocks of marble as per the size for the rooms and 16 boxes of tiles with a word of caution that the tiles can bear only a reasonable weight. Marbles and tiles were successfully laid except on second floor due to different size of marble. The tiles fitted in the parking space also got damaged due to weight of the vehicle. Came for unloading cement bags. अच्छा, जो सीमेंट बैग अनलोड करना है उसी के कारण टूट गया। Mr. K asked Mr. J for replacement of the marble and tiles, to which Mr. J refused, taking the plea that the marble were as per the measurement and it was unsafe to fit tiles at the parking area as it cannot take heavy load. Discuss in light of the provision of the Sale of Goods Act, can Mr. J refuse to replace the marble with reference to the doctrine of caveat emptor, enlist the duties of both Mr. K and Mr. J. Whether replacement of damaged tiles be imposed on measures. अच्छा, मेरे से दो सवाल पूछ रहा है, हम कहेंगे एक बार केस स्टडी दोबारा पढ़ो और समझो कि दो अलग अलग सवाल कौन से हैं। दिख रहा है ना? एक बार इस केस स्टडी को पढ़ो और बताओ कि मेरे को इसमें दो सवाल पूछ रहा है मेरे से, ये दो सवालों का क्या मतलब है, ये मेरे को पढ़ के समझ के बताओ।
किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम भी पढ़ नहीं रहे, हम वेट कर रहे थे आप लोग पढ़ करके जवाब देंगे। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि चलो ठीक है शांत रहते हैं, थोड़ी देर बाद सर खुद ही बोलेंगे, तो हम तो खुद ही वेट कर रहे थे इस बार कि नहीं तुम लोग बोलोगे। चलो हम ही देखते हैं। एनीबॉडी इन द लाइव सेक्शन? दो सवाल लिखे हैं, एक बार हम दोनों का मतलब अलग अलग समझना चाहते हैं। देखो एक तो सवाल मेरे को समझ में आया कि सेकंड फ्लोर वाली गड़बड़ी है। सेकंड फ्लोर वाली गड़बड़ी है कि वो कह रहा था कि जाके देख लो, उसने देखा नहीं और उसके हिसाब से फिटिंग टाइल नहीं आया। और दूसरी गड़बड़ी है कि पार्किंग एरिया वाला, पार्किंग एरिया वाला कह रहा है कि सप्लायर तुमको बदलना पड़ेगा, और यहां पर जो है सेलर कह रहा है कि नहीं हमने तो कहा था कि ये वेट वगैरह इस पे उठा नहीं पाएगा। यही ना दिक्कत है। लेकिन एक बात मेरे को नहीं समझ में आ रही कि भाई पार्किंग एरिया में अगर टाइल्स लग रही है तो पार्किंग एरिया के अंदर की टाइल्स तो एक रीजनेबल फिटनेस की होनी चाहिए, एक रीजनेबल फिटनेस की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये हमको दो सवाल समझ में आ गए, थोड़ा थोड़ा करके दो सवाल हमको तो पहले समझ में आ गए थे, नालायक को हम तुम लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। तो दो सवाल हमको समझ में आ गए कि पहला तो भैया कि सेकंड फ्लोर वाला क्या होगा, बदलाएगा कि नहीं बदलाएगा। कैन मिस्टर जे रिफ्यूज टू रिप्लेस द मार्बल विथ रेफरेंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ केवीए टेम्परेचर, वो कह सकता है कि नहीं हम मार्बल नहीं बदलेंगे। दूसरा, वेदर रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टाइल बी इम्पोज्ड ऑन मेजर्स मकराना, क्या डैमेज टाइल को भी रिप्लेस करने का जिम्मा जो है मेजर्स मकराना मार्बल्स के ऊपर लगाया जा सकता है। तो सुनो, डिस्कस इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हम कहते हैं हटाओ बाकी सारी चीजें, कंक्लूजन पे बाद में आएंगे, पहले प्रोविजन याद है। हम कहते हैं 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर के सवाल में ऐसा थोड़ी है कंक्लूजन पे 6 नंबर है, पहले प्रोविजन है, प्रोविजन पे यकीन मानो 3 से 4 नंबर है। तो हम कहते हैं कुछ नहीं अगर आपको याद हो, यू स्टिल रिमेंबर द प्रोविजंस और नॉट। प्रोविजन ऑफ केविएट एम्पिटर under the sale of goods act, the doctrine of caveat emptor applies. Caveat emptor states let the buyer beware, और let the buyer beware जहां जहां पे कहते हैं, हमने आपको 3 लाइनें कहना सिखाया है। क्या? The seller is not responsible for bad choice of the buyer. It is not the duty of the seller to disclose all the defects in the goods being sold, and if goods turn out to be defective, अगर goods defective turn out हो जाए तो the seller cannot be held responsible. Caveat emptor let the buyer beware. भाई तुमको देख लेना। But there are certain exceptions to it. इसके exceptions हैं। Exceptions में क्या क्या है? सबसे पहला, एक होता है क्वालिटी, एक होता है रीजनेबल क्वालिटी और फिटनेस। अच्छा इसमें क्या होता है, एक था पॉइंट जिसके अंदर में बायर ने अपने पर्पस ऑफ परचेज को बता दिया, एंड ही हैज रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट। बताओ ये क्या था? एक्सेप्शन था ना, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। देयर इज अ कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस जब बायर अपने पर्पस ऑफ परचेज को बता दे सेलर को। सेलर यूजुअली उसमें ट्रेड करता है। अब बताओ यहां पे बायर ने सेलर को बता दिया था मेरे को इस काम के लिए चाहिए। सेलर क्या इस चीज में डील करता था? मार्बल्स में, हाँ मार्बल और टाइल में डील करता था। एंड फिर उसके बाद द बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। बायर ने अपनी मर्जी से नहीं कहा यही वाला टाइल दो, बायर ने तुम्हारे ऊपर रिलाई किया। तो बायर हैज रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। तो इन दैट केस जो भी गुड्स सेलर दे रहा है वो एक रीजनेबल फिटनेस का होना चाहिए। प्रीस्ट वर्सेस लास्ट, याद है वो वाटर बॉटल लेकर के जाता है केमिस्ट की वाइफ, वाइफ नहीं फट जाती है, बॉटल फट जाता है।
नालायक बच्चे। तो एक्सेप्शंस हैं उसके। अच्छा, एक एक्सेप्शन तो वो है केवीयर टेम्परेचर का, और भी कोई एक्सेप्शन यहां पे आपको लगता है क्या कोट करने लायक? क्योंकि एक्सेप्शन तो ढेर सारे थे ना। क्या क्या? सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये सब तो जरूरत नहीं है। दो ही पॉइंट मेरे को यहां पे दिखाई दिए, एक है केवीयर टेम्परेचर का प्रोविजन और एक है एक्सेप्शन का। कौन से एक्सेप्शन का? फिटनेस एज टू क्वालिटी, नहीं, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ट्रेड यूसेज यहां पे नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो ठीक है, वो मार्बल था, वो मार्बल सही था, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए सही नहीं था। क्या? हाँ, तो वो आप समझिए, वो ट्रेड के पर, यानी वो टाइल था, वो एज अ नॉर्मल टाइल इस्तेमाल हो सकता था ना, एज अ टाइल तो इस्तेमाल हो ही सकता था, आपके यहां पे फिटिंग नहीं बैठा ना। आप समझिए उसको, जैसे अगर वो टाइल है और टाइल्स का ही काम ना करे, तो हम कहेंगे कि यूसेज बाय ट्रेड। हमने आपको एग्जांपल दिया था, मिक्सर है, मिक्सिंग का ही काम ना करे, ग्राइंडर है, ग्राइंडर का ही काम ना करे, तो फिर वो होता है ट्रेड यूसेज। ठीक है। और नॉर्मली आपको केस स्टडीज में जो आपको प्रोविजन बता रहे, मैंने उस वक्त बताया था, केस स्टडीज में प्रोविजन यही लगाना चाहिए, यानी नॉर्मल प्रोविजन ये रखना चाहिए, अनटिल एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ वही वाला है, ट्रेड यूसेज वाला। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, तो आपको प्रोविजन क्लियर हुआ? अब समझो, अब हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद? फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। जब भी आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज क्वेश्चन दिया जाएगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो आप हमेशा फैक्ट्स और कंक्लूजन को साथ साथ में लिखोगे। तो इसके फैक्ट्स और कंक्लूजन आप साथ साथ में लिखोगे। समझ गए बात को? फैक्ट्स एंड कंक्लूजन साथ साथ में लिख देना। पॉइंट नंबर 1, कैन मिस्टर जे रिफ्यूज टू रिप्लेस द मार्बल्स? तो जवाब होगा नो, क्योंकि उसने उसको डिस्प्ले कर दिया था ना, उसने डिस्प्ले कर दिया था, उसने दिखा दिया था कि देखो हमको ये चाहिए और इस पर्पस के लिए चाहिए, और उसने फिर उसकी जज स्केल के ऊपर में रिलाई भी किया था, जजमेंट के ऊपर रिलाई भी किया था सेलर के। फिर सेलर अगर गलत सामान भेज देता है तो ये गलत है। ठीक है। वेदर द रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज्ड टाइल कैन बी इम्पोज्ड? यस, डैमेज टाइल का रिप्लेसमेंट के लिए हम मेजर्स मकराना को कह सकते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर टाइल्स जो फिट किए गए हैं पार्किंग स्पेस में, देन इट शुड बी फिट फॉर, यहां पे हम ट्रेड यूसेज कह सकते हैं, इट शुड बी फिट टू हैंडल द वेट ऑफ अ व्हीकल। उतना तो होना चाहिए था कि अगर आप पार्किंग स्पेस में टाइल्स लगा रहे हैं, इट शुड बी सच दैट इट कैन हैंडल द वेट ऑफ अ व्हीकल। अगर वो व्हीकल का वेट भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि वो फिट फॉर पर्पस नहीं है, वो फिट फॉर दी पर्पस नहीं है। आप अगर पार्किंग स्पेस में लगा रहे हैं तो भैया वहां पे गाड़ियां तो खड़ी रहेंगी ना, तो अगर उसके बाद किसी गाड़ी से टूट जा रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इज दिस क्लियर? समझ गए बात को? ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसने सामने वाले को पर्पस बता दिया था और उसकी स्केल एंड जजमेंट के ऊपर रिलाई किया था। समझ गए? ओके स्टूडेंट्स, आई हैव फुल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू ऑल कि आप लोग पूरे मेहनत से पढ़ाई करोगे, कल का टेस्ट एकदम मजे से जम करके अच्छे से दोगे। आपने नहीं किया है क्लासेस तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना, कल आकर के ऐसे ही पेपर देखना साथ में, ठीक है? लेकिन आप लोग पेपर देना, ठीक? परसों से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेहद ही मजेदार और सबसे बढ़िया चैप्टर कंपनीज एक्ट। उससे बढ़िया कोई चैप्टर ही नहीं आपको हम बता दें, और ये परसों से स्टार्ट करेंगे। कौन सा? कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एवरीबडी। थैंक यू सो मच।